नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। इसमें हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी की, यूपीएससी की, सीडीएस की, एनडीए की, किसी की भी, उसमें डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हिस्ट्री का पूछा जाता है, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं उतने मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो प्राचीन इतिहास से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आधुनिक इतिहास है वहाँ तक की सारी डेट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व आता है, जिसमें प्रारंभिक नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रारंभिक नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। अगले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये 7000 से 3300 ईसा पूर्व। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि बताइए 9000 ईसा पूर्व से सीधे 7000 ईसा पूर्व घट क्यों रहे हैं। तो देखिए, जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो उसमें जो डेट आगे की होती है वो पीछे की तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि ईसा पूर्व उल्टा चलता था और जो ईस्वी है जिसमें हम लोग जी रहे हैं वो आगे की ओर बढ़ता है। तो 2023 के बाद 2024 जो आएगा वो ईस्वी होगा, यानी ईसा के बाद का समय। और जो ईसा पूर्व होता है उसमें समय जो है उल्टा चलता था। ठीक है, तो चलिए, जो 3000 से 1500 ईसा पूर्व की बात करें अगर हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर हम 3000 से 2600 ईसा पूर्व की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण माना जाता है। अगर हम 2600 से 1700 ईसा पूर्व की बात करें तो परिपक्व हड़प्पा चरण माना जाता है। अगर हम 1700 से 1500 ईसा पूर्व की बात करें तो देखिए ये अंतिम हड़प्पा चरण माना जाता है। अगले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए 1400 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हड़प्पा के नगरों का पूर्णतः लुप्त होना माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो इसमें प्रारंभिक वैदिक युग, जिसे ऋग्वेदिक युग कहा जाता है, उसका समय माना जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जामिनेशन में कि बताइए ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल किसे कहते हैं। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ये हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत का लौह युग इसको माना जाता है। 1000 से 500 ईसा पूर्व की बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर वैदिक काल की तिथि क्या है। तो देखिए, वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व थी और इसकी तिथि उत्तर वैदिक काल की 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व। तो आपको अगर ये याद है कि 1500 से 1000 था ऋग्वैदिक काल, तो उसी के बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व। देखिए, ये पूरा एक ही बार में आपको नहीं याद होगा, बट अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। 600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो ये 16 महाजनपदों का उदय माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महाजनपदों का उदय किस ईसा पूर्व में माना जाता है। तो ये 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। देखिए, अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेट्स देखते हैं। एक है 563, एक है 540। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। और इनकी मृत्यु जो है, ठीक है, वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगर हम 540 ईसा पूर्व की बात करें तो देखिए वर्धमान महावीर जी का जन्म होता है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, 540 ईसा पूर्व। अगर हम 516 ईसा पूर्व की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी शासक डेरियस का प्रवेश भारत में माना जाता है। 516 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी शासक डेरियस का प्रवेश माना जाता है। 326 ईसा पूर्व की बात करें तो देखिए मैसेडोनिया के सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण या हाइड स्पीच की लड़ाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया। 326 ईसा पूर्व में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था। मैसेडोनिया का शासक था। तीसरा क्वेश्चन, सिकंदर किसके साथ लड़ाई होती है भारत में। पोरस के साथ लड़ाई होती है। याद रखना, किसके साथ लड़ाई होती है, पोरस के साथ लड़ाई होती है। कब होती है, 326 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, झेलम नदी के किनारे होती है। झेलम का प्राचीन नाम क्या था, बितस्ता था। तो देखिए, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर विजिट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो केवल रिवीजन के लिए है, तो रिवीजन के पर्पज से ये बन रहा है। अगले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए इसमें है 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की स्थापना मानी जाती है। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से, विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की सहायता से किया था।
273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का समय अशोक का शासन माना जाता है। 265 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध की शुरुआत होती है। देखिए कलिंग युद्ध की शुरुआत होती है 265 में, काफ़ी एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन रहता है, और कलिंग युद्ध का अंत होता है 261 में। तो आपसे पूछा जाएगा तो डेट आपको अक्सर 261 दी रहती है, लेकिन अगर आपको डेट 265 दी रही होगी और पूछेगा कलिंग युद्ध की शुरुआत कब होती है तो आप 265 ही लगाएंगे, यही सही है। अगर कलिंग युद्ध के अंत की बात करें तो 261 में अंत हो जाता है। इसी के बाद जो है अशोक संन्यास ले लेते हैं और पूरी तरह से युद्ध को छोड़ देते हैं, राजपाट छोड़ करके, और त्याग देते हैं सब कुछ। 250 ईसा पूर्व की बात करें तो तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। 200 ईसा पूर्व की बात करें तो मध्य एशियाई संपर्कों की शुरुआत और बैक्ट्रियन यूनानियों का आक्रमण 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 184 ईसा पूर्व की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का पतन माना जाता है। 100 ईसा पूर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, सातवाहन राजवंश की स्थापना जो कि दक्कन में हुई थी माना जाता है। 78 ईसा पूर्व शक युग की शुरुआत जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कुषाण वंश के प्रतापी शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। 78 ईसा पूर्व में इन्होंने शक युग की शुरुआत की थी और कुषाण वंश के शासक थे कौन, कनिष्क। 57 ईसा पूर्व की बात करें तो विक्रम युग की शुरुआत मानी जाती है। अगले इंपॉर्टेंट डेट आते हैं। अब हम चलते हैं सामान्य युग में, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट बन सकती है। देखिए 78 ईस्वी की बात करें अगर, तो एक गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक बने 78 ईस्वी में, याद रखना। 240 ईस्वी की बात करें तो श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 319 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त युग की शुरुआत की गई थी। 319 से 334 युग की बात करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है। 335 से 380 ईस्वी की बात करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। 380 से 412 ईस्वी की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। 450 ईस्वी की बात करें तो हूणों का आक्रमण या गुप्त साम्राज्य का अंत माना जाता है। 606 से 647 ईस्वी राजा हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि अक्सर पूछे जाते हैं, बाणभट्ट थे। 753 ईस्वी दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी, 753 ईस्वी में की थी। 760 से 1142 ईस्वी की बात करें तो पूर्वी भारत में पालों का शासन माना जाता है। 788 ईस्वी की बात करें तो आदि शंकराचार्य का जन्म माना जाता है। 985 से 1014 की बात करें तो राजराज चोल का शासनकाल माना जाता है। 1014 से 1044 की बात करें तो राजेंद्र चोल का शासनकाल माना जाता है। 1000 से 1027 की बात करें तो इसमें 1025 में जो है महमूद गजनी जो भारत पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, बहुत बार इन्होंने आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा है। 1191 और 1192 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुए, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई, याद रखना ऑप्शन में फंसाता है पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दे करके। तो याद रखना तराइन का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी को, जिसको जीता था पृथ्वीराज चौहान जी ने, और दूसरा हुआ था हमारा 1192 ईस्वी में, जिसको जीता था मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज तृतीय के इसमें हार हुई थी। 1192 से 1206 ईस्वी की बात करें तो देखिए गंगा जमुना दोआब और उसके आसपास तुर्की शासन के अधीन था, यानी तुर्कों का शासन था। 1192 से 1206 में कहाँ, गंगा जमुना यानी दोआब के क्षेत्रों में। 1206 ईस्वी की बात करें दिल्ली सल्तनत आ गए। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक किया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। 1210 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है। 1236 से 1240 मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान का शासनकाल माना जाता है। 1265 से 1287 गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इससे बनते हैं, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल माना जाता है 1265 से 1287। 1290 ईस्वी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1290 में ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1290 से 1296 ईस्वी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल। 1296 से 1316 की बात करें
तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर ये गद्दी पर बैठा था। 1320 ईस्वी की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा। उसके बाद में 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, इन्हीं का शासनकाल बार बार पूछा जाता है। 1325 से 1351 किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। 1327 में दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी का स्थानांतरण किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई। देखिए, इसको सबसे पढ़ा लिखा शासक और सबसे मूर्ख शासक भी कहा जाता है, और इसकी मृत्यु के बाद ही लिखा गया था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से छुटकारा मिला। तो याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाई थी दिल्ली से उठा करके। अब देखिए, आप ही सोचे दिल्ली इतना बड़ा था उस समय, ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाने का क्या मकसद हो सकता है। 1333 ईस्वी की बात करें तो इब्न बतूता का भारत आगमन होता है। इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता हमारा मोरक्को का यात्री थे, ठीक है। 1351 से 1388 ईस्वी की बात करें तो फिरोज तुगलक का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और अगर आपसे वैसे पूछे कि नॉर्मली की नहरों का निर्माण करने की शुरुआत किसने की थी दिल्ली सल्तनत के हिसाब से, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बड़े पैमाने पर बात करेंगे नहरों का निर्माण, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 1394 से 1412 ईस्वी की बात करें तो नसीरुद्दीन महमूदी का शासनकाल माना जाता है। 1398 ईस्वी में देखिए तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामिनेशन में, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। 1412 ईस्वी की बात करें तो तुगलक वंश का अंत हुआ। उसके बाद में अगला वंश आया सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 से 1451 ईस्वी तक मानी जाती है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखना, खिज्र खान ने की थी। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। 1451 ईस्वी की बात करें तो लोधी वंश की स्थापना होती है, ठीक है, लोधी वंश की स्थापना होती है। 1451 से 1489 ईस्वी की बात करें तो बहलोल लोधी का शासनकाल होता है। उसके बाद 1489 से 1517 सिकंदर लोधी का शासनकाल होता है। और 1517 से 1526 जो एग्जाम में आपके छपता है क्वेश्चन, वो इब्राहिम लोधी का शासनकाल था। 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई की अगर हम बात कर लें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होती है, जिसमें बाबर की विजयी होती है। बाबर ने इसमें तोपखाना नीति का इस्तेमाल किया था, ये भी एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। देखिए, इसमें शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं डेट्स की, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। 1336 ईस्वी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट है। इसमें हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए, विजयनगर जो है संगम राजवंश के अंतर्गत आता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो आपको केवल यही याद रखना है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1377 से 1404 की बात करें तो इसमें हरिहर द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। 1404 से 1400, देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ उनको तो बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। देवराय प्रथम का शासनकाल माना जाता है। 1425 से 1446 की बात करें, देवराय द्वितीय का शासनकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1509 ईस्वी से की बात करें तो तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि 1509 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। 1509 से 1530 की बात करें तो कृष्णदेव राय का शासनकाल माना जाता है। कृष्णदेव राय जिनके शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है। अगर शिवाजी की बात करें तो उनके शासनकाल में अष्टप्रधान रहते थे, ठीक है। अकबर की बात करें तो नवरत्न रहते थे। कृष्णदेव राय की बात करें तो अष्टदिग्गज रहते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1565 ईस्वी की बात करें तो देखिए तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, जिसे राक्षस तांगड़ी की लड़ाई कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तांगड़ी की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। और इसी से विजयनगर साम्राज्य का पतन चिन्हित किया जाता है, यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी से हुआ था, ये माना जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी, इसे राक्षस तांगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। 1346 ईस्वी की बात करें तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना माना जाता है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह का नाम था। 1327 से 1358 ईस्वी की बात करें तो इसमें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। 1397 से 1422 ईस्वी फिरोज शाह बहमनी शाह का शासनकाल माना जाता है। 1419 ईस्वी देवराय प्रथम द्वारा फिरोज शाह बहमनी की हार,
ठीक है, देवराव प्रथम जो थे इन्होंने बहमनी शाह को हरा दिया था। 1498 इसमें कालीकट में वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। देखिए अब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। कालीकट में वास्को डी गामा का आगमन 1498 ईस्वी। 1510 ईस्वी पुर्तगाल के गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोवा पर कब्जा कब कर लिया था, किसने किया था? पहला क्वेश्चन, गोवा पर कब्जा किसने किया था? अल्फांसो अल्बुकर्क ने किया था, पुर्तगाल के गवर्नर थे। और कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। 1555 ईस्वी की बात करें तो देखिए हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूरी को हरा करके सिंहासन पर पुनः कब्जा कर लिया था। सिकंदर सूरी को हरा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पुनः सत्ता प्राप्ति हुमायूं की हुई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है। बाकी डिटेल्स हम वीडियो में देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज तक पूछे हैं वो मैंने कवर किए हैं। 1556 की बात करें तो अकबर का गद्दी पर बैठना। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में होती है और अकबर की विजयी होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस शासक थे। आपको पता है मुगल एम्परर के बादशाह माने जाते हैं। 1564 ईस्वी की बात करें तो इसमें अकबर द्वारा जजिया प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 1565 तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का अंत, आपको पता ही है कि अकबर के शासनकाल में ही हुआ था, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि तालीकोटा की लड़ाई जब हुई थी उस समय मुगल एम्परर कौन था, तो अकबर थे। 1575 ईस्वी की बात करें तो इबादत खाना जो कि प्रार्थना का हाल था फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, ठीक है। इबादत खाना किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की विजयी हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। 1581 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की घोषणा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1581 अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की घोषणा की गई थी। और दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू अगर शासक कहें तो वो कौन थे? बीरबल थे। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। 1628 से 1658 शाहजहां का शासनकाल माना जाता है। और 1658 से 1707 औरंगजेब का राज्याभिषेक या शासनकाल माना जाता है। 1679 एक बीच में इंपॉर्टेंट डेट आती है, इसको देख लेते हैं। जजिया प्रणाली को औरंगजेब द्वारा फिर से शुरू कर दिया जाता है, याद रखना। 1707 ईस्वी की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1709 से 1712 तक लेकर के बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहता है, ठीक है। ये हम उत्तर मुगल काल की बात कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर मुगल पीरियड। 1712 से 1713 जहांदर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन यही बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन बनता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख, ये जहांदर शाह को कहा जाता था। 1713 ईस्वी से 1779 ईस्वी फर्रुखसियार का शासनकाल था, ठीक है, फर्रुखसियार का शासनकाल था, याद रखना। 1779 से 1748 मोहम्मद शाह का शासनकाल था, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के काल में जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर और वहां से तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन चुरा कर ले गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, इसका शासनकाल 1779 से 1748 था। आगे देख लेते हैं। 1738 से 1739 फारसी सम्राट नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन जो है चुरा करके ले गया। 1739 की बात करें तो करनाल की लड़ाई होती है, मुगल बादशाह नादिर शाह से हार गए थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। 1740 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वाला युद्ध पहला ही पूछा जाता है। 1748 से 54 अहमद शाह का शासनकाल। 54 से 58 की बात करें तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। 1757 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। 1758 से 1759 शाहजहां द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि बताइए कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको राजा की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना ये अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1759 से 1806 की बात करें तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। 1760 की बात करें तो ये वांडीवास की लड़ाई मानी जाती है। देखिए वांडीवास की लड़ाई जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1760 में ये लड़ाई हुई थी। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने बताया 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने तोपखाना नीति का इस्तेमाल किया था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था।
पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो 1556 में हेमू और अकबर के बीच में होती है, जिसमें अकबर विजयी हुए थे, हेमू को हरा दिया था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हमारी जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और इसमें मराठों की जो है क्या कहते हैं हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। 1764 की बात करें तो ये बक्सर का युद्ध था, ठीक है, बक्सर का युद्ध याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिश इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा दिए गए थे। 1765 से 1772 की बात करें तो देखिए बंगाल में दोहरी सरकार यानी दोहरी शासन व्यवस्था लग गई थी। यही लिख लीजिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1767 से 1769 की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखना, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखा था ऐसे इसको याद रख लिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 था, ये 1767 है, उसके 27 साल बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। रिलेट करके याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। 1727 की अगर हम बात करें तो देखिए महान बंगाल अकाल पड़ गया था। तो पूछा जाता है आपसे अक्सर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो याद रखिए 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1772 की बात करें तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, यानी वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया था। 1772 वारेन हेस्टिंग बंगाल का राज्यपाल बना। 1772 ईस्वी में ही बंगाल में दोहरी सरकार का उन्मूलन किया गया। उसके बाद में उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति कर देना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में जो दो संधियां हुई, कौन कौन सी, एक हुई पुरंदर की संधि, एक सालाबाई की संधि 1782 में। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1776 में हुई थी। देखिए दो पुरंदर की संधि हुई हैं, एक शिवाजी के और जयसिंह के बीच में हुई थी मुगल काल में, और ये पुरंदर की संधि दूसरी है, ये 1776 में जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1780 से 1784 तक चला, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति है वो सालाबाई संधि से हुई थी। सालबाई संधि से हुई थी। सालबाई संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1782 में। 1784 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, याद रखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। 1786 से 1793 की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1790 से 1792 ईस्वी की बात करें तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि आपसे जरूर पूछी जाती है 1792 में। देखिए सालाबाई की संधि से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था जो कि 1782 में हुआ था, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था 1792 में जो हुई थी। 1793 की बात करें तो 1793 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। 1793 से 98 सर जॉन शोर ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1798 ईस्वी की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1798 की बात करें तो देखिए परिचय सहायक गठबंधन का गठन हुआ था। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी बेसिन की संधि से, जो कि 1802 में हुई थी। 1803 से 1805 ईस्वी की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखिए 1803 से 1805। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय का शासनकाल था, और मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की संज्ञा दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की संज्ञा किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। 1807 से 1813 की बात करें तो लॉर्ड मिंटो ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। 1813 से 1823 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। 17 से 19 की बात करें तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1817 से 1819 के बीच में। 1823 से 1828 की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। 1828 की बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दो क्वेश्चन इनसे बनता है। एक बनता है आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी, और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी, ठीक है। 1828 से 1835 जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। देखिए इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है 1829 में, और ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो सती प्रथा का अंत है वो किसने किया था, तो राजा राममोहन राय ने किया था। उस समय गवर्नर
किस गवर्नर की सहायता से किया था, तो इन्हीं की लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से किया था 1829। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। सती प्रथा का उन्मूलन यानी सती प्रथा का अंत। 1833 ईस्वी 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1836 से 1842 की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 37 से 57 की बात करें तो देखिए बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल और मुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है। याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल और मुगल साम्राज्य का अंत। तो ये पूरी तरह से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। देखिए कुछ डेट बीच, देखिए वहाँ से जो मुगल साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद में जो बीच में कुछ घटनाएं हुई थी उनको भी देख लेते हैं। 1842 से 1844 ईस्वी जो कि लॉर्ड एलनबरो को गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 44 से 48 की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी देखा गया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, देखिए जो प्रथम है, प्रथम आंग्ल मराठा इनको याद कर लीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर इनको याद कर लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध इनको याद कर लीजिए और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनको याद कर लीजिए। प्रथम वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दो संधियाँ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, सालाबाई की संधि भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेसिन की संधि याद कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1845 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था कब से कब तक, 1848 से 1856। और 1853 में इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी भारत में। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में दूरी थी उनके बीच में 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 1800, देखिए जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़े बहुत इर्द गिर्द के हैं मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि आप 40 मिनट 30 मिनट में काफ़ी सारी डेट्स को एक बार गो थ्रू कर लें और आराम से अपने एग्जाम में जाके सही कर पाएँ। 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट आया था। 1854 ईस्वी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए वुड डिस्पैच, ये जो वुड डिस्पैच आया था ये किससे रिलेटेड था, तो ये शिक्षा से रिलेटेड था। पहली बार कब आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1854 में आया था। 1856 से 58 की बात करें तो देखिए इसमें आपसे जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह, तो जो इसमें गवर्नर थे वही पूछे जाते हैं आपसे, तो उस समय गवर्नर याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे, कैनिंग, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग को वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 57 तक वो थे, ठीक है। उसके बाद में 58 में वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जो कि गवर्नर जनरल थे, अब उनको वायसराय बना दिया गया। 1861 की बात करें तो 61 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। 1862 से 1863 की बात करें तो लॉर्ड एलिग्न ने वायसराय के रूप में कार्य किया। 1864 से 1869 की बात करें तो देखिए 69 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, आप जानते ही होंगे, पोरबंदर गुजरात में, और सन जॉन लॉरेंस ने वायसराय के रूप में कार्य करना भी शुरू किया था। 1866 की बात करें तो इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट से रिलेटेड है मैंने सब कवर किया है इसमें। अगर वीडियो सही लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, कंपनी नहीं सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी, 1866 में की थी। 1867 की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1867 में, ठीक है। तो देखिए ये प्रार्थना सभा की स्थापना की बात कर रहे हैं, प्रार्थना सभा, ठीक है, प्रार्थना सभा, तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। प्रार्थना सभा की स्थापना कब की थी, 1867 यानी कि 1867 में। तो आपसे पूना सार्वजनिक सभा या प्रार्थना सभा दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही टिक करना है, 1867 महादेव गोविंद रनाडे। 1869 से 72 की बात करें तो लॉर्ड मेयो वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। याद रखिएगा इन्हीं के समय में 1872 है, 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, ठीक है, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल से ही शुरू हुई थी। लेकिन भारत में जो रेगुलर, जो कि 10 साल पर होती है जनगणना, जो 2011 में हुई थी, ये वाली जनगणना जिसको रियल जनगणना कहते हैं, असली वाली, ये हुई थी 1881 से स्टार्ट है और ये रिपन के समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। 1875 की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्थापित किया था इन्होंने आर्य समाज को। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बसु ने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, उसके एक साल बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं इसमें मैंने। 1878 ईस्वी की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हो गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड रिपन ने वायसराय के रूप में कार्य किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया था। तो 1880 से 1884। ठीक है, तो और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें लागू किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन सॉरी लागू किया था। और समाप्त किसने कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। और इन्हीं के समय में, रिपन के समय में ही सर्वप्रथम जो आधिकारिक जनगणना जो 10 सालों वाली होती है 1881 में हुई थी, याद रखिएगा। 1883 से 84 की बात करें इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, 84 से 88 की बात करें तो लॉर्ड डफरिन ने वायसराय के रूप में कार्य किया था, लॉर्ड डफरिन ने। 85 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, एओ ह्यूम ने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहें अगर तो 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि एओ ह्यूम, इसकी अध्यक्षता एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, यह बम्बई में हुआ था। 1888 से 1893 ईस्वी की बात करें तो देखिए लॉर्ड लैंसडाउन ने वायसराय के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1892 ये भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1893 से 99 ये लॉर्ड एलिंगन द्वितीय वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। 99 से 1905 की बात करें लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में थे। और बंगाल का विभाजन बहुत ही ज़्यादा बार, करोड़ बार पूछा गया भैया, करोड़ बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल का विभाजन किसके शासन में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था, 1905 को हुआ था। 1905 से 1910 की बात करें तो मिंटो द्वितीय ने वायसराय के रूप में कार्य किया। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, यानी 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। देखिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। 1907 में सूरत का कांग्रेस विभाजन, देखिए सूरत में जो क्या कहते हैं कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, और ये कांग्रेस का विभाजन 1907 में कब हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, उसके बाद में ये आपस में कंबाइन भी हो गए थे, फिर से मिल गए थे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन में। 1907 की बात करें तो देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया गया था। 1908 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। 1909 की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। और यहीं पे अगर जीरो की जगह 1 लगा दें तो वो रॉलेट एक्ट हो जाएगा 1919। 1909 ईस्वी, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1910 की बात करें तो भारतीय प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वायसराय के रूप में कार्य किया। 1911 ईस्वी में 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, 1914 से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आप लोग जानते हैं। 1914 से 1918 लिखा रहता है लेकिन चला था 19 तक, 1918। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें 1939 से 1945। 1914 की बात करें तो भारत के लिए मोहनदास करमचंद गांधी का जो है आगमन हुआ था। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2015 से, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रवासी भारतीय दिवस किस ईयर से मनाया जा रहा है, तो 2015 से। 1916 से 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वायसराय के रूप में कार्य किया था। 1916 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, मैंने बताया था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916। 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस में जो अध्यक्षता की थी, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। उसके बाद जब अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की 1916 ईस्वी में, तो लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों फिर से एक हो गए। 1916 में एक और घटना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 1916 ईस्वी में देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, पता ही है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों का कांग्रेस में प्रवेश। 1917 अगस्त की घोषणा एडविन सैमुअल मोंटेग्यू द्वारा की गई थी। 1917 चंपारण सत्याग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह अक्सर पूछा जाता है। चंपारण कहाँ है, बिहार में। 1918 की बात करें तो देखिए 2 घटनाएं याद रखिएगा, दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
अहमदाबाद मिल हड़ताल एंड खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये भी 1918। 1919 की बात करें तो देखिए ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया था। 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम आया था और 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आया था। देखिए रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 1920, इसमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत हुई थी इसकी। 1920 से 30 तक कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे जिनको हम डिटेल में किसी वीडियो में कवर करेंगे किसी दिन। 1921 से 1926 की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग ने वायसराय के रूप में कार्य किया था। 1922 की बात करें तो चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। 1926 से 1931 ईस्वी की बात करें तो लॉर्ड इरविन ने वायसराय के रूप में कार्य किया था। 1927 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। मार्गरेट कजिन्स ने क्या 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी 1928 में और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, 1929 में जिन्ना के 14 बिंदु प्रस्तावित थे। 1930 की बात करें तो गांधी जी का दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 5 फरवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 से 1936 लॉर्ड वेलिंगटन ने वायसराय के रूप में कार्य किया था। 1932 की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए 30, 31 और 32 ये पहला या दूसरा या तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई। 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए, पूना पैक्ट। ठीक है, किसके किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी जी के बीच में। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत सरकार अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1936 से 1944 लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के रूप में कार्य किया था। इनसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है, पूछा जाता है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था, कब चला था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें सारे डेट्स उनसे रिलेटेड होंगे। 1942 में जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जब घोषणा हुई थी तो पूछा जाता है उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, गो मतलब जाना, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि भारत छोड़ो यानी जाओ, तो लिनलिथ गो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली डेट देखें 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध। 1940 ईस्वी अगस्त ऑफर की घोषणा और 42 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा, बंगाल का अकाल। ठीक है, 1944 में 1944 से 47 तक लॉर्ड वेवेल ने वायसराय के रूप में कार्य किया। 45 में जो है वेवेल योजना आई थी। 46 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। 1947 में माउंट बेटन योजना के तहत जो है विभाजन हो गया था, किसका? भारत और पाकिस्तान का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों घटनाएं याद रखिए। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1947 में माउंट बेटन योजना की घोषणा हुई और इसी घोषणा के तहत भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग बट गए। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे डेट से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने इसमें लगभग कवर कर दिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको पता है छोटे से वीडियो में कितना सारा टॉपिक कवर हो सकता था, जितना हो सकता था इर्द गिर्द मैंने बताया। बाकी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, आपको चैनल पर बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल जाएगा। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। आप वीडियो को 2-3 बार × 1.5 पे देख लीजिएगा, आपको सारे डेट्स बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने इसमें कवर किए हैं जिनसे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही डेट्स मैंने इसमें रखे हैं। बाकी अगर और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।